नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में गियर मेट्रोलॉजी किस तरह से की जाती है, गियर मेट्रोलॉजी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो गियर मेट्रोलॉजी में बेसिकली गियर के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके बारे में, गियर के डिफरेंट नोमेनक्लेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही उसमें क्या क्या चीज़ कैसे मेज़र की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है गियर्स आर मेनली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर और मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर विदाउट स्लिप। गियर्स जो है बेसिकली पावर ट्रांसमिशन के लिए काम आता है, जिसमें विदाउट स्लिप पॉजिटिव ट्रांसमिशन एक तरह से हमारे को इसका मिलता है। इसके जो डिफरेंट पार्ट है वो मैं इसको डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि ये गियर का जो प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो प्रोफाइल बनाया जाता है। तो जैसे ये गियर का प्रोफाइल है, ऊपर वाला कहलाता है टॉप लेंथ। ये जो बीच में ये सर्किल है, इस सर्किल को कहते हैं पिच सर्किल। ये बीच का जो सर्किल है इसको सर्किल, ये वाला ये पूरा ये सर्किल जो है ये पिच सर्किल है। तो इस पिच सर्किल से ऊपर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये कहलाता है एडेंडम। इस पिच सर्किल से इसके बेस सर्किल के नीचे वाला भाग को कहते हैं डिडेंडम, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बॉटम लेन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो साइड से देखें तो ये वाला फेस कहलाता है और ये फ्लैंक कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है फेस की, इसको फेस विड्थ बोलते हैं। और इसी तरह से ये जो बेस से जो नीचे से जो पार्ट रहा है इसको बेस सर्किल बोलते हैं। बीच वाला जो सर्किल पास हो रहा है इसको कहते हैं पिच सर्किल बोलते हैं। और ऊपर वाला जो इस एडेंडम को जोड़ते हुए जो सर्किल बन रहा है इसको आउटसाइड एडेंडम सर्किल इस तरह से बोलते हैं। तो ये अब इसमें आ जाता है कि इस दो टीथ के बीच में जो कंजिक्यूटिव पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो इसको कहते हैं सर्कुलर पाथ या सर्कुलर पिच बोलते हैं इसको। और इसके बीच में ये जो बेस जो है इसको और एडेंडम के बीच में ये जो पार्ट है मिलाने वाले इस रेडियस को, इसको फिलेट बोलते हैं, और इनको फिलेट बोलते हैं। और नीचे वाला इसको बेस सर्किल या रूट सर्किल भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये बीच का जो पार्ट है, यहाँ से इसकी जो थिकनेस, इसको टूथ थिकनेस, एक टीथ की जो थिकनेस है इसको टीथ थिकनेस बोलते हैं। ये इसी का पार्ट, यहाँ पे ये सारे पार्ट्स शो किए। अब कोई भी जो एक गियर है तो इसके बीच में दूसरा गियर जब मैश होता है तो बीच का जो ये डिफरेंस है इसको क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये क्लियरेंस दी जाती है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट नोमेनक्लेचर है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हम टूथ फेस, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स, फेस ऑफ टूथ, फ्लैंक ऑफ टूथ, ये सारे मैंने बता दिए। ये इस तरह से ये मैश होता है टूथ, तो इस तरह से इसका डिफरेंट पिच सर्किल है, पिच पॉइंट्स हैं। जो पिच सर्किल के जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाने वाले जो पॉइंट्स है वो पिच सर्किल कहलाते हैं। और जो पूरी डेप्थ है वो एडेंडम प्लस डिडेंडम होती है। और वर्किंग डेप्थ जो होती है, ये जैसे बताया, ये वर्किंग डेप्थ जो होती है, पूरी डेप्थ होती है ये एडेंडम प्लस डिडेंडम, और वर्किंग डेप्थ जो होती है ये प्लस ये क्लियरेंस, तो तीनों मिला के इसकी वर्किंग क्लियरेंस इस तरह से बनती है। तो इस तरह से ये डिफरेंट इसके पार्ट है। सर्कुलर पिच जो है बेसिकली वो होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो जैसे नंबर ऑफ टीथ अगर टी हो तो टोटल डायमीटर उसकी हो जाती है पाई डी, ये पाई डी, और नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देंगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो कहलाएगी सर्कुलर पिच। और डी बाई टी को जनरली हम मॉड्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बाई टी जो इसका नाम है किसी भी गियर का, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल, इसलिए हम इसको पाई एम भी लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से यहाँ पे डी जो है वो पिच सर्किल डायमीटर है और टी है नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो डायमेट्रल पिच जो है वो बेसिकली इसके मॉड्यूल का उल्टा होता है। मॉड्यूल का उल्टा जो होता है उसको, मतलब टी बाई डी जो होगा वो डायमीट्रल पिच हो जाएगा, या ये मॉड्यूल इज 1 बाई डायमीट्रल पिच। और बैकलैश इज द डायमीटर थ्रू विच द गियर कैन बी रोटेट टू ब्रिंग नॉन वर्किंग। बैकलैश बेसिकली जैसे दो टीथ जब मैश होंगे तो जब तक वो उनका नॉन वर्किंग फ्रेम तक वो कॉन्टेक्ट होता है वो बेसिकली कहलाता है बैकलैश। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है। अब आता है प्रेशर ऑफ एंगल और एंगल ऑफ एम्बिग्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अपन देखें तो जब कोई भी कॉन्टेक्ट पॉइंट पे यहाँ पे जब ये प्रेशर आएगा तो ये जो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल अपन ड्रॉ करें, और ये नॉर्मल का इस पिच सर्किल पे जो टेंजेंट है इससे जो एंगल बनेगा वो कहलाता है प्रेशर एंगल। और ये प्रेशर एंगल
बेसिकली अलग अलग यूज लेते हैं। जनरली अपने इंडिया में 14 डिग्री प्रेशर एंगल वाले काम में लेते हैं, कई 20 डिग्री भी लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और इनके ऊपर जो कर्व जो होता है वो बेसिकली इन्वोल्यूट कर्व होता है। तो इन्वोल्यूट कर्व में ये खासियत होती है कि अलग अलग पोजीशन पे भी मेश होंगे तो ये प्रेशर एंगल कांस्टेंट रहता है, प्रेशर एंगल बार बार चेंज नहीं होता है। तो ये इस तरह से इनका ये बीच में जो एंगल बनाया है ये फाई जो कहलाता है, ये प्रेशर एंगल है। अब आता है टूथ थिकनेस मेजरमेंट। टूथ की जो थिकनेस है उसको मेजर कैसे किया जाता है? तो सिंस द बोथ टूथ थिकनेस इज द डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ आर्क, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इट डायरेक्टली थ्रू वेरियस मेथड्स। हम डायरेक्ट जो थिकनेस है उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एक कर्व के रूप में है, आर्क के रूप में है। तो मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस बाय गियर टूथ वर्नियर, इससे मेजर करते हैं। कांस्टेंट कॉर्ड मेथड से मेजर करते हैं, बेस टेंजेंट मेथड से करते हैं, और मेजरमेंट बाय डिवीजन ओवर पिन, ये इससे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आता है ये हमारा कोर्डियल थिकनेस को मेजर करने के लिए, इसके लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ये इस तरह से गियर टूथ वर्नियर कैलिपर में इसमें दो ये वर्नियर कैलिपर एक साथ होते हैं। एक तो ये वाला होता है जिसमें ये दो जाज हैं जो ओपन होती है, और एक इसमें ये ब्लेड है, ये ऊपर या नीचे जा सकती है, उसके लिए रीडिंग के लिए ये वर्नियर कैलिपर है। तो किसी भी पोजीशन पे जैसे ये बनाया हुआ है, तो जैसे इसमें अपन देखेंगे यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे जैसे हमने इसकी विड्थ दिखा रहा है और इसके साथ इसकी डेप्थ दिखा रहा है, तो इस तरह से हम उस पर्टिकुलर अलग अलग डेप्थ पे उसकी क्या क्या थिकनेस है उसको हम इससे दोनों वर्नियर में मेजर करके उसका एक प्रोफाइल ड्रा कर सकते हैं, और इससे हम उसकी कोर्डियल थिकनेस को निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो कि जो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इसको यूज में लेते हैं। फिर है कांस्टेंट कोर्ड मेथड। इन गियर टूथ कैलिपर मेथड both कोर्डियल थिकनेस एंड कोर्डियल एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ टीथ, क्योंकि उसमें क्या जितने नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं कि कोर्डियल टीथ, hence the measurement of large number of gears to having each different of number of teeth involves separate calculation, thus the procedure becomes slow। क्योंकि अगर हम गियर टीथ का हर एक गियर का अलग अलग और लार्ज नंबर ऑफ गियर्स टीथ हैं तो उसमें हर एक का मेजर करेंगे तो हमारे को बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लेबरियस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट कोड मेथड यूज में लेते हैं। इट इनेबल्स एम्प्लॉय वन सेटिंग फॉर ऑल गियर, मतलब इसमें एक सेटिंग सभी के लिए मेजर कर देंगे। The constant cord is defined as the cord joining those points on the opposite faces of the tooth which make the contact with the mating gears। तो इसमें ये डायग्राम में दिखाया गया, डायग्राम में इज नॉन AB, ये जो AB जो है ये है, AB is known as constant cord। The value of AB and its depth from the tip where इट ऑकर्स कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली और वेरीफाइड। ये जो हम जो यहाँ से यहाँ तक की जो है हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पिच सर्किल पे जितना एंगल बनाएगा और जितना है उससे हम इसको मैथमेटिकली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस कोर्डियल पिच का ये इस तरह से फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि जैसे हमारे को A से B की डिस्टेंस निकालनी है तो ये एंगल प्रेशर एंगल हो जाएगा, और प्रेशर एंगल से हम इसकी यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम निकाल सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट मेथड इज दैट फॉर ऑल नंबर ऑफ टीथ द सेम मॉड्यूल ऑफ सेम मॉड्यूल के जो नंबर ऑफ टीथ है उनके लिए ये चीज क्या होगी, सेम होगी। इस तरह से हम उससे निकाल सकते हैं। फिर आता है बेस टेंजेंट मेथड। बेस टेंजेंट मेथड में हमारे ऊपर जो डेविड ब्राउन टेंजेंट में कंपैरेटर भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक माइक्रोमीटर का जो सिस्टम है वो यूज लेते हैं हम। तो माइक्रोमीटर में क्या है, ये दो इसकी जो एनविल होती है, एक तो मूविंग एनविल होती है और एक फिक्स एनविल होती है। तो फिक्स एनविल को हम उस पर टच करके और उस पर वहां पे सेट करके और मूविंग एनविल को मूव करके और यहाँ पे माइक्रोमीटर पे उसकी रीडिंग लेते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ फिक्स एनविल and movable anvil. There is a micrometer on the moving anvil side and has very limited movement on the either side. The distance is adjusted by setting the fixing। इस distance को जो सेट किया जाता है वो इसकी हेल्प से किया जाता है, और माइनर अरेंजमेंट जो है थोड़ा बहुत वो इससे किया जाता है और इससे तो मेजरमेंट ओवर रोलर। A convenient method of checking both thickness or is obtained some indication accuracy of involved profile is to measure gear over rollers। रोलर्स के ऊपर उसको मेजर करते हैं। इसका आगे डायग्राम बता रहा हूँ मैं।
in opposite two spaces, and the 3 or different sizes of rollers can be used. So vibration variation at several places to tooth flanks can be detected. तो ये इसका है, इसके लिए हम ये इसी की प्रिंसिपल पे ये पार्किंसन गियर टेस्टर काम में आता है। पार्किंसन गियर टेस्टर का डायग्राम ये बना हुआ है। इसमें बेसिकली हम देखें तो ये क्या है कि ये एक यहाँ पे हम एक मास्टर गियर काम में लेते हैं, और मास्टर गियर, और यहाँ पे जो गियर है इसको हम जो गियर अंडर टेस्ट है वो इससे मैच रहता है स्प्रिंग के थ्रू, और इस स्प्रिंग के यहाँ पे एक डायल इंडिकेटर लगा रहता है। ये डायल इंडिकेटर है, इसका ये ऊपर से प्लान है, ये मास्टर गियर है, ये आपका गियर अंडर टेस्ट है और डायल इंडिकेटर है। अब हम क्या करेंगे, मास्टर गियर को रोटेट करेंगे। तो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है तब तो इसमें यहाँ पे जो ये वेरिएशन है वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं वेरिएशन आता है तो हम इसके जो पॉइंटर को ड्रा कर रहे हैं, अगर तो ड्रा करें तो इस तरह से डायग्राम बनता है। तो गियर अगर इस तरह से हमारा रोटेट करें और इस तरह से मूवमेंट आए तो इसका मतलब उसके गियर की अनसेटिस्फैक्ट्री है। इस तरह से आए तो कुछ मॉडरेट है, और बिल्कुल सर्कुलर शेप अगर आता है तो वो फुली सेटिस्फैक्ट्री। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट तरीके गियर मेजर मेट्रोलॉजी को गियर मेजरमेंट किस तरह से करते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।